पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों के एनालिसिस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट रेशोज़ हैं उनको कवर करने के हवाले से जो सीरीज़ है उसका तसलसल है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें डेट टू इक्विटी रेशो के हवाले से डिटेल में बताया था कि रेशो क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी बेसिस पे आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हुए। तो उस सिलसिले में आज जिस रेशो को हम डिस्कस करेंगे वो है करंट रेशो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है किसी भी कंपनी को जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं। ये जितनी भी रेशोज़ होती हैं इनका नॉलेज होना और इनके हवाले से जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है उसको जाने बगैर अगर आप सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की बेसिस पे किसी के कहने पे कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते जाते हैं और बिल्कुल भी आप रिसर्च से आ रही हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फ़ायदे के चांसेस कम होते हैं। इसलिए मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन भी यही है और इस चैनल के ज़रिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको देने की कोशिश की जाती है, उसमें भी बार-बार मैं ये चीज़ बता रहा होता हूँ कि जो भी स्टॉक्स आप लेना चाहें वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो आपकी गोल्स हैं, जो आपके प्लान्स हैं और जितना आपकी रिस्क एपेटाइट है, उसके हवाले से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही लें। और साथ-साथ ये भी मैं बताता हूँ कि हर कंपनी के हवाले से जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है उसका, उसके फंडामेंटल्स का एनालिसिस होता है, ये एज़ एन इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी होता है। तो करंट रेशो के बारे में आज हम देखेंगे कि ये रेशो क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और इसकी बेसिस पे जो इसके नंबर्स होते हैं उसकी बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं किसी भी कंपनी के हवाले से। इसमें एग्जांपल के तौर पे फौजी सीमेंट की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें जो बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे हम इसकी करंट रेशो भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें क्या नंबर्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम इस रेशो यानी करंट रेशो की बात करें कि ये होती क्या है, तो ये एक ऐसी रेशो है कि जो हमें किसी भी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म यानी अगले 1 साल के अंदर की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके बारे में बताती है कि कंपनी उनको पूरा करने के हवाले से इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ी है। कोई भी कंपनी होती है उसकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं और एक उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। तो करंट रेशो हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के हवाले से बताती है कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं और जो उसकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो अपनी जो उनकी रेशो क्या है और उनकी कंपैरिजन क्या बनती है। कैलकुलेट करने के लिए हम जो फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम पहले कंपनी की करंट एसेट्स को लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं उसकी करंट लायबिलिटीज़ से, और जो नंबर हमें मिलता है वो उस कंपनी की करंट रेशो होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं या करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये कहाँ से हम निकाल सकते हैं? तो किसी भी कंपनी की जो करंट एसेट्स होते हैं या करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, वो उसकी बैलेंस शीट के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड एफसीसीएल को लेते हैं और उसकी जो रीसेंट रिपोर्ट है, उसमें से मैंने उसकी जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो निकाल के आपके सामने रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं, तो 3 ज़ीरोज़ को इसके साथ आप ऐड कर लीजिएगा। और करंट जो एसेट्स बनते हैं इसके, आप देख सकते हैं कि वो बनते हैं इसके 26.5 बिलियन। और उसके बाद अगर हम इसकी करंट लायबिलिटीज़ देखें तो वो बनती हैं 24.26 बिलियन। और हम देख सकते हैं कि करंट एसेट्स के अंदर उसकी जो इन्वेंट्री है वो भी काउंट होती है, इसके अलावा उसकी जो कैश होता है वो भी काउंट होती है, जो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स होते हैं वो भी उसमें काउंट होते हैं। तो बहुत सारे सब एलिमेंट्स होते हैं जो कुल मिला के सारे करंट एसेट्स के अंदर काउंट होते हैं। और करंट एसेट्स इस कंपनी के अगर हमें मिल गए तो फिर करंट लायबिलिटीज़ हम देखें तो उसमें जो उसके लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो उसको रिसीव होने होते हैं, जो उसने पे करने होते हैं। इसके अलावा जो अक्रूड लायबिलिटीज़ हैं और जो लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ हैं उसका जो भी करंट पोर्शन होता है वो भी इसके अंदर काउंट होता है। तो इस तरह और भी जैसे अनक्लेम्ड डिविडेंड भी इसके अंदर काउंट होता है। तो काफ़ी सारी इसमें सब एलिमेंट्स होते हैं और कंपनी टू कंपनी बाज़ औक़ात ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। लेकिन टोटल हमें ये दोनों चीज़ों का, करंट एसेट्स का जो टोटल है और करंट लायबिलिटीज़ का जो टोटल है, दोनों चीज़ें का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट से मिल जाती हैं। तो अब इस केस के अंदर फौजी सीमेंट की अगर हम करंट रेशो निकालें तो उसमें हमने पहले करंट एसेट्स को ऊपर रखा और उसको फिर डिवाइड किया उसकी करंट लायबिलिटीज़ के साथ।
तो जो नंबर हमें मिला वो है 1.09। अब सवाल ये पैदा होता है कि करंट रेशो की कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल कहलाएगी, अच्छी कहलाएगी, बुरी कहलाएगी, और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर ये वैल्यू 1.0 से कम है तो इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। रीज़न बीइंग के 1 से 0 तब होगी जब करंट एसेट्स से किसी कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो अगर किसी कंपनी की करंट एसेट्स से उसकी करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में उस कंपनी के जो लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास उस मिकदार के अंदर करंट एसेट्स नहीं है जितने होने चाहिए। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 1.0 से कितना कम है, यानी कि अगर मे बी 0.9 या 0.9 समथिंग है तो दैट्स स्टिल अ नेग्लिजिबल डिफरेंस फ्रॉम 1.0, तो उसको हम फिर भी एक्सेप्टेबल कहेंगे। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी की करंट रेशो ही 0.2 आ रही है जो कि काफ़ी कम है 1.0 से, तो उसको हम डेंजरसली लो कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये वैल्यू 1.0 से ज़्यादा है तो इसको पॉजिटिव समझा जाएगा, अच्छा समझा जाएगा किसी भी कंपनी के हवाले से, और हम इससे ये कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि ये कंपनी अपनी जो करंट ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए बेहतर पोजीशन में है। इसके बाद जो शॉर्ट टर्म के अंदर एसेट्स हैं जिसमें कैश भी है, इन्वेंट्री है, बाकी इसके जो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स वगैरह हैं और बाकी इस तरह की और जो सब सब एलिमेंट्स हैं उनको देखें तो ये कंपनी इस पोजीशन में है कि इसको जो शॉर्ट टर्म में कोई डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन नहीं है और शॉर्ट टर्म में ही अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको आसानी से पूरा कर सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये करंट रेशो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर दैन 5 है, तो क्या इसको अच्छा समझा जाएगा? इन जनरल अगर हम, जैसे हमने बात की थी कि करंट एसेट्स का ज़्यादा होना अच्छा समझा जाता है, करंट लायबिलिटीज़ का कम होना अच्छा समझा जाता है। लेकिन अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसको भी हम नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास कैश बढ़ती जा रही है, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। तो कंपनी अपनी जो कैश है या जो उसके करंट एसेट्स हैं उनको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ नहीं कर रही, अपने बिज़नेस के अंदर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके मज़ीद ग्रोथ की तरफ या मज़ीद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने के लिए कोई अच्छे इकदामात नहीं उठा रही। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो वैल्यू है करंट रेशो की, इसको हम इस तनाज़ुर में देखें कि जो इंडस्ट्री के अंदर बाकी कंपनीज़ हैं उनकी एवरेज क्या है। यही हमारे लिए बेंचमार्क बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसी कंपनी की करंट रेशो देख रहे हैं जिसका ताल्लुक सीमेंट सेक्टर से है, जैसे अभी हम फौजी सीमेंट देख रहे थे, तो इसको जब हम कंपैरेटिव टर्म्स में बाकी जो कंपनीज़ हैं सीमेंट सेक्टर की उनके साथ देखें तो तब भी हम बेहतर तौर पे किसी कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द कंपनीज़ जो पावर सेक्टर में से हैं या फिर फूड सेक्टर में से या किसी भी और सेक्टर में से। तो हमेशा आपको आपने एग टू एग, एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न करना है। एप्पल का आप बनाना के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो आपका कंपैरिज़न गलत हो सकता है। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भी ना सिर्फ ये रेशो बल्कि कोई भी रेशो जब आप देख रहे हो तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि आपने इंडस्ट्री के हिसाब से कंपैरिजन करना है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि वैसे भी डेट फाइनेंसिंग के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रही होती हैं और उसमें अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि उन्होंने ज़्यादा लोन्स उठाए होते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें लोन्स कम होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की एग्जांपल हम ले लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और दूसरी तरफ ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी एक सेक्टर में देखने के साथ साथ हमने जहाँ करंट रेशो को देखा वहाँ पर किसी कंपनी को जब आप एनालाइज करते हैं तो एक रेशो की बेस पे आप कोई फाइनल कंक्रीट कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकते। यही वजह है कि इस सीरीज़ के अंदर मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं उनको भी वन बाय वन करके कवर करूँगा, क्योंकि एक रेशो की बेस पे किसी कंपनी को ना आप अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी एक कंपनी की अब जब आप डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो उसके लिहाज से आपको वो कंपनी अच्छी ना लग रही हो, और उसके बरक्स उसी कंपनी की जब आप एक और रेशो देख रहे हों जैसे करंट रेशो, या आगे चल के हम जब मज़ीद रेशोज़ देखेंगे तो उनमें से किसी और जब रेशो के हवाले से देखें तो वो कंपनी आपको ज़्यादा फेवरेबल लग रही हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी रेशोज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट रेशोज़ जो आपने देखनी होती हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी रेशोज़ को कवर किया जाएगा। आज के लिए करंट रेशो के हवाले से इतना ही। उम्मीद है कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल साबित होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, फीडबैक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
थैंक यू वेरी मच।